हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रुचिका। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स। ये आपकी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है। और ऑलरेडी कल हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं लिखे हो तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, हमारा फर्स्ट जो सेक्शन था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देखने वाले हैं। तो बिना लेट किए मैं ये लेसन स्टार्ट करती हूँ। साथ ही मैं ये बोल दूँ कि अगर आपको ये लेसन इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। मैं उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहली टॉपिक है 2.1, वो है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। यानी पहली बार ये इंडिया और सेंट्रल एशिया में इस तरीके की डायलॉग हुई है, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद रीजन में हुआ था। और ये किसके द्वारा को चेयर किया गया था, तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की थी, इनके द्वारा चेयर किया गया। अब कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं इन सबमिट की। यानी जो मिनिस्टीरियल लेवल में यहाँ पे सबमिट हुआ था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिसिपेशन किनका था, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के थे, और किर्गिज़ रिपब्लिक के, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। तो सेंट्रल एशिया में आपको ये सारे कंट्री देखने को मिलेंगे, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ओके, उज्बेकिस्तान। ये सारी कंट्री है जो कि आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगे। तो इनकी पार्टीशन थी, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स आए थे। इंडिया भी यहाँ पे इनवाइटेड थी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में, और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था इनको चार बहार पोर्ट रीजन, जो हमारा चाबहार पोर्ट जो बन रहा है, उनके लिए हमें जो है पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद इंडिया जो है यहाँ पे प्रपोज की थी कि वो रीजनल डेवलपमेंट ग्रुप को क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और इकोनॉमिक और पॉलिसी इशू जो है ना, वो भी सॉल्व हो पाएंगे। इंडिया जो है यहाँ पे प्रपोज की थी एक डायलॉग, जो कि एयर कॉरिडोर में थी, जो कि जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं ना सेंट्रल एशिया के, उनके साथ यहाँ पे एयर कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे एक एयर कॉरिडोर जो है ओपन कर चुकी है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होती है, और जो कि आपको देखने को मिलेगा इंडिया और सेवरल अफगान सिटीज़ में है यहाँ पे। अब कुछ बातें देखते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बारे में। तो पहले आप मैप देख लीजिए, ये रही आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्री, जो कि आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखना चाहते हो तो इंडिया की बाउंड्री यहाँ है, ये रही इंडिया की बाउंड्री, और इसके पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो ये सारी सेंट्रल एशिया है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी मीटिंग हुई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया की। तो इंडिया जो है वो आपका फर्स्ट कंट्री है जो कि रिकॉग्नाइज़ किया जाता है 5 सेंट्रल एशियन स्टेट के द्वारा, यहाँ पे देखा जाता है। और ये इस्टेब्लिश करती है एक तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू जब वो इंडिपेंडेंस गेन किए थे 1990 में, यानी सेंट्रल एशिया की जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1990 में, तब से जो है ये इंडिया को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इंडिया जो है यहाँ पे कंसीडर करती है सेंट्रल एशियन कंट्री को जैसे कि उनका पार्ट हो, और वो एक्सटेंड और स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के तौर पर इनको कंसीडर करती है। ओके, अगर एट प्रेजेंट देखें तो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, जिसमें कि आपको टोटल अकाउंट देखने को मिलेगा $2 बिलियन तक है इंडिया के साथ। और ये लेस कंपेयर किया जा रहा है, जो कि $50 बिलियन तक वो चाइना के साथ करते हैं। और साथ ही उनका जो टाई अप है वो आपको देखने को मिलेगा सिल्क रोड इन इकोनॉमिक बेल्ट के द्वारा, इनकी इनिशिएटिव है, जो कि आपका सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच में जो टोटल ट्रेड है वो 50 बिलियन है, लेकिन इन $50 बिलियन है, लेकिन इंडिया के साथ आप देखोगे तो ओनली $2 बिलियन है, यानी बहुत ज़्यादा कम है। अब देखते हैं कि सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अगर जियोग्राफिकली आप देखोगे तो जो लोकेशन है ये सारी कंट्रीज़ की, ये एक ब्रिज देता है आपको डिफरेंट रीजन, जो कि एशिया में देखने को मिलेगी और यूरोप और एशिया में देखने को मिलेगी। अगर चाबहार पोर्ट जो एग्रीमेंट देखा जाए, ये ईरान के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू ट्रेड रूट बन रही है, जिसके थ्रू जो है इंडिया की जो वे है ना सेंट्रल एशिया में पहुँचने के लिए, तो वो यहाँ पे ओपन हो जा रही है एक न्यू तरीका से। ओके, तो चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा पोर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि ईरान में जो है चाबार पोर्ट बन रही है इंडिया के द्वारा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे चाबार पोर्ट बन रही है तो इंडिया का एक और एक्सेस है जो खुल चुका है, जिसके थ्रू इंडिया जो है डायरेक्टली अफगानिस्तान में जा सकती है और सेंट्रल एशिया के जितने भी रीजन है उसमें जा सकती है। ओके, क्योंकि ये पाकिस्तान वाली रीजन है, तो पाकिस्तान हमेशा बैरियर पैदा करता है, तो बैरियर को ये हटाने के लिए इंडिया ने एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे खोज निकाला है। तो सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो इसलिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पर जो है इंडिया ने यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाकर वो अपने सेंट्रल एशिया पे जो भी उनका एक न्यू ट्रेड रूट है वो ओपन हो चुका है।
अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की सिर्फ जो फॉरेन मिलिट्री एयर बेस है वो आपको ताजिकिस्तान में देखने को मिलेगा, जो IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और ताजिक एयरफोर्स के द्वारा जो है ऑपरेट किया गया है। अगर CAR की बात करें तो ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है चाइना से, अफगानिस्तान से और रशिया से और ईरान से। अगर ताजिकिस्तान की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बगल में ही है। तो ताजिकिस्तान की हम लोग देखें तो ये आपकी रह गई इंडिया। ओके, तो इंडिया से यहाँ पे आप ये जो पाक ऑक्यूपाइड रीजन है POK, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ताजिकिस्तान की जो लोकेशन है वो इसी से सीधे आपको बाउंड्री टच होते हुए दिखेगी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो जो कंट्रीज़ है सेंट्रल एशिया की, इसमें आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा, बहुत लार्ज मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज है जो कि इंडिया की जोग्राफिकली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान की आप बात करेंगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये यूरेनियम का, और यहाँ पे गैस और ऑयल रिजर्व्स भी काफ़ी है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल है, जो कि आपको यहाँ पे गोल्ड काफ़ी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और किर्गिस्तान में भी गोल्ड काफ़ी प्रोड्यूस होती है। ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको ऑयल डिपॉजिट्स भी देखने को मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो ये 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व है वर्ल्ड का। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक कैस्पियन लिथोरल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉमिस करती है, एक तरीके का ओपन करती है डोर, जिसके थ्रू आप एनर्जी रिच कैस्पियन स्टेट में आप पहुँच सकते हो। ओके, तो कैस्पियन लिथोरल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कैस्पियन सी में काफ़ी एनर्जी रिच चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कैस्पियन सी के चारों ओर जितनी भी कंट्री है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगी कि वो रिच कंट्री होती है, क्योंकि कैस्पियन सी से काफ़ी चीज़ें मिलती है जो ये कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिट होती है। ओके, और कुछ रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक डील साइन किया था, जो कि लॉन्ग टर्म ये सप्लाई करेंगे यूरेनियम का। अगर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बाद देखें तो ये जो है आपकी सेकेंड सेंट्रल एशियन कंट्री बनी है जो सप्लाई करती है यूरेनियम इंडिया को। यानी आप देखोगे कि कजाकिस्तान जो है सबसे पहले करती है, उसके बाद उज्बेकिस्तान जो है ये सेकंड कंट्री है सेंट्रल एशिया की जो यूरेनियम जो है वो आपको सप्लाई करती है इंडिया को। ओके, अगर सिक्योरिटी के पर्पस में देखेंगे तो जो US का विड्रॉवल हुआ है, US ने अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बना है। कैर की बात करें तो ये काफ़ी सीरियस थ्रेट प्ले कर रही है, रोल जो है वो फेस कर रही है, जिसके थ्रू जो है इलीगल ड्रग्स ट्रेड जो है वो होती है, जो कि गोल्डन क्रिसेंट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि ओपीएम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो गोल्डन क्रिसेंट आपको देखने को मिलेगा इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के होती है, सॉरी ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला के इसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। तो ये रही यहाँ पे ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इन तीनों को मिला के जो है ना गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी पर्पस काफ़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे ओपीएम की जो प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी इलीगल तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम लोग सेंट्रल एशिया में देखें तो स्पेशली कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी हो रही है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी होती है। और डेवलपमेंट अगर हम लोग डेवलपमेंट का सेक्टर देखें तो IT हो गई, फार्मास्यूटिकल हो गई, टूरिज्म हो गई, जो कि काफ़ी यहाँ पे डेवलप कर रही है। ओके, तो ये सारी बातें रही आपको देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो है इंडिया के द्वारा फेस किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कैर। कैर का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल एशिया रीजन। ओके, CAR सेंट्रल एशियन रीजन को यहाँ पे कैर कहा जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या क्या चैलेंजेस है ये देखते हैं। पहला है कि लैंड लॉक्ड रीजन, यानी जितनी भी सेंट्रल एशिया की रीजन है वो सारी लैंड लॉक्ड है, सारी लैंड से घिरी हुई है, यहाँ पे ओशन से कनेक्टेड नहीं है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये सारी जो है आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर जो है आपको अगर कैस्पियन सी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैस्पियन सी है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से आप देखोगे तो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड एरिया है, जो कि काफ़ी यहाँ पे चैलेंज इशू करती है और इंडिया के रिलेशन के लिए ये काफ़ी हैम्पर करती है। पुअर कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है आपका ट्रेड जो है काफ़ी लो होता है यहाँ पे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है फिजिकल बाउंड्री शेयर नहीं करता है सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ, लेकिन यहाँ पे ह्यूज आपको बॉटलनेक देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू वो प्रमोट नहीं कर पाते हैं अपनी इकोनॉमी, कमर्शियल, एनर्जी, टूरिस्ट को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं उनके साथ। जो सिल्क रूट है ना वही बस एक ऑप्शन है, लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन की तरफ से देखें तो वो चाइना में पड़ती है, और चाइना जो है उसको काफ़ी तरीके से ब्लॉक करके रखती है। जो अनस्टेबल सिचुएशन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रीजन में है, वो भी इंडिया को ये डिप्राइव करती है कि वो सेंट्रल एशिया से जो भी बेनिफिट है वो नहीं ले पाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंजेस है कि चाइनीज़ प्रेजेंस, क्योंकि सेंट्रल एशिया आपको देखने को मिलेगा कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का एक इनिशिएटिव है जिसका पार्ट है। और यहाँ पे जो थ्रेट है ना वो आपको इस्लामिक रेडिकलाइजेशंस के तौर पे भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे जाई जिनपिंग प्रोविंस की ज़्यादा यहाँ पे प्रभुत्व रहती है। यहाँ पे वहाँ पे उनकी पावर की कंट्रोल की ना ज़्यादा देखा जाता है। रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो सेंट्रल एशिया में इटसेल्फ ये काफ़ी एक्सपोज्ड है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है ना आपको अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, ये सारे लोगों का देखने को मिलेगा जो कि टेररिस्ट से काफ़ी यहाँ पे मिले जुले रहते हैं। फर्दर अगर हम लोग दूसरी रीजन की बात करें तो यहाँ पे अपना खुद का इनका डोमेस्टिक चैलेंजेस है, जैसे यूथ बल्क है जो कि कंबाइंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, सीरियस और वर्सनिंग करप्शन है, यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी काफ़ी होती है। यहाँ पे सक्सेशन को भी मैनेज करना ऑटोक्रेटिक स्टेट के हाथ में है, ना कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है और पार्टी इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टेट है। ओके, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है, राजा पर राजा चलता है। ओके, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे खुद पे ही अपने आप में एक चैलेंजेस है इन सारे सेंट्रल एशिया में। तो अब देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाया है जिसके थ्रू वो इस रीजन में कनेक्ट कर सके। तो पहला है कि वो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लेकर आए थे जो कि 2012 में लॉन्च हुआ था। इसमें उनका कुछ कुछ एजेंडा था, जैसे कि उनको पॉलिटिकल रिलेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है और हाई लेवल विजिट जो है वो एक्सचेंज करना है, काफ़ी मल्टीलैटरल इंगेजमेंट भी करनी है। सेकेंड है कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन देखा जा रहा था मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू। थर्ड है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखने को मिला एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे फोर्थ है कि आपको प्रोवाइड करना है, हेल्प करना है, जितनी भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस रीजन में इंडिया के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। फिफ्थ है कि यहाँ पे जो प्रेजेंस है इंडियन फर्म्स का, जैसे कि कैर में यानी सेंट्रल एशियन रीजन में, तो उनको भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर के थ्रू। यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा कनेक्टिविटी INSTC के थ्रू। जो यहाँ पे इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है, सर्विस एयर सर्विस दिया जा रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जा रहा है और कल्चरल एक्सचेंज भी किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको SCO भी कहा जाता है। यहाँ पे फुल मेंबरशिप दिया गया है SCO में। और यहाँ पे फ्रीक्वेंट ये सबमिट लेवल होती है जिसमें कि आपको टॉप लीडरशिप देखने को मिलेंगे इंडिया के और सेंट्रल एशिया रीजन के। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, यहाँ पे इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है इस इंटरनेशनल INSTC का, और ये प्रोजेक्ट है जो कि लिंक करेगा इंडिया को और ईरान को। नेक्स्ट यहाँ पे जो चाबार पोर्ट बनाया जा रहा है ईरान में, तो वो भी एक डेवलपमेंट है जिसके थ्रू जो है इंडिया एक्सेस कर पाएगा जितनी भी लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान है और एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया है, थ्रू जवाहरलाल नेहरू और कांडला पोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट है कि अशगाबत एग्रीमेंट, इंडिया ने यहाँ पे अशगाबत एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसिट कॉरिडोर है, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी गुड होती है सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ में इसको फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे तापी, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है। ये एक प्रपोज्ड नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि आपका देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान से रन होकर ये हेरात, खंडहर और मुल्तान, फिर उसके बाद पाक इंडिया बॉर्डर में आएगी। ओके, तो ये सिर्फ एक तरीके का आपका रिलायबल सोर्स जो नेचुरल गैस का होता है वही प्रोवाइड नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्ले करेगी जिसके थ्रू स्ट्रैटेजिकली के जो क्रूशियल रोल है ना पीस और सिक्योरिटी का इस रीजन में प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो इंडिया जो है इसको नेगोशिएट करती है इस तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जितनी भी यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है उनके साथ, जिसमें कि आपको बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, अर्मेनिया, ये सारी कंट्री देखने को मिलेंगे। इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये भी एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जितने भी यंग प्रोफेशनल है सारे कंट्री के वो ट्रेनिंग करते हैं और ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के द्वारा किया जा रहा है जिससे वो कनेक्टिविटी बढ़ा सके सेंट्रल एशिया में। अब कंक्लूजन में क्या बताया जा रहा है कि जो दोनों रीजन है वो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देख सकते हैं जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है डाइवर्स सेक्टर में। यहाँ पे रिलेशन को और मजबूत किया जाना चाहिए इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, जो कि म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिले जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो। गुड रिलेशंस जो है इंडिया के साथ बढ़ेगी जिसके थ्रू यहाँ पे मार्केट जो है वो ज़्यादा फ्लरिश हो पाएगा और यहाँ पे एक्सेस बढ़ पाएगी कंट्रीज़ की, जिसके थ्रू वो एनर्जी हो, रॉ मटेरियल हो, ऑयल एंड गैस हो, यूरेनियम हो, मिनरल्स हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो, इन सारी की जो एश्योर्ड मार्केट है वो और बढ़ेगी। जो करेंट पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिनेरियो है वो रीजनली और इंटरनेशनली आप देखोगे कि ये इमेंस चैलेंज प्रेजेंट करती है दोनों कंट्री के बीच में। अगर स्ट्रॉन्गर रिलेशन देखें तो इनके बीच में देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ये कंट्रीब्यूट करते हैं और सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को अपने कंट्री में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा कंक्लूजन में बताया जा रहा है। तो अच्छी आर्टिकल थी जिससे हमें इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिली। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 2.2 इंडिया एंड साउथ अफ्रीका।
तो न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली एक सील्ड किया है जो कि 3 ईयर स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम है और ये 2019 से लेकर 2021 तक चलेगा। और क्यों न्यूज़ में थी वो देखते हैं। जो डील है वो फाइनलाइज्ड हुई है कब? जब आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो क्रिसिल रामापोसा है उनके बीच में टॉक हुआ है। और चीफ गेस्ट थे वो आज हमारे यहाँ के रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ था 26 जनवरी, तो वहाँ पे ये चीफ गेस्ट थे। तो इनके बीच में जो टॉक हुई है उनकी डील फाइनलाइज हुई है और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम था जो कि काफ़ी कॉरपोरेशन को कवर की है, जिसमें आपको डिफेंस और सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ब्लू इकॉनमी, टूरिज्म, IT एंड एग्रीकल्चर, इन सारे क्षेत्र में बात किया गया है। साउथ अफ्रीका जो है वो एग्रीड हो गई है कि वो सिंप्लीफाई करेगी और जितनी भी साउथ अफ्रीकन बिजनेस है ना उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। ओके, अब कुछ बैकग्राउंड में देखते हैं। इंडिया का जो रिलेशन है साउथ अफ्रीका के साथ वो काफ़ी सेवरल सेंचुरीज से है। इंडिया जो है वो फोर फ्रंट है जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है और यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं जितने भी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये अफ्रीका में होती है। तो एंटी अपार्थाइड एक तरीके का मूवमेंट है जो कि साउथ अफ्रीका में चलता है। जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी पॉलिसी आती है उसके अगेंस्ट में अगर वो उससे अगर सहमत नहीं है तो वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट निकालते हैं। ओके, इंडिया की जो रिलेशन है वो साउथ अफ्रीका के साथ है जो कि रिस्टोर किया गया है आफ्टर 4 डिकेड, यानी मतलब कि 4 दशक का इनके बीच में रिलेशन है, यानी 40 साल का रिलेशन है जो कि कल्चरल सेंटर के साथ यहाँ पे ओपन हुआ था। अगर हम लोग रेड फोर्ट डिक्लेरेशन देखें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1997 की थी, तो 2017 ईयर जो है यहाँ पे 20 साल हो रही है इस डिक्लेरेशन की। अगर थाने डिक्लेरेशंस देखें जो 2006 की थी, यहाँ पे कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी सारे फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में, जैसे एजुकेशन है, रेलवे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वीज़ा रिजिम है, ये सारे। ओके, तो अब म्यूचुअल एरिया देखते हैं जिसमें कि कॉपरेशन करने की बात की गई है। तो पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी बायलैटरल ट्रेड जो है इन दोनों नेशन के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे $10 बिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे इंकरेज करने की बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट को, और 2 कंट्रीज़ जो है इन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को भी साइन किया है। DTAA क्या होता है कि आपका जो टैक्स है ना वो दोनों कंट्री में लगती है तो डबल टैक्सेशन हो जाती है। तो डबल टैक्स लगने को जो अवॉइड किया जाता है, जैसे यहाँ से सामान अगर इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है अगर इंडिया से, तो यहाँ पे भी टैक्स लगती है, और जब दूसरे कंट्री में जाती है तो वहाँ पे भी जब वो लोग इंपोर्ट करते हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये डबल टैक्स होती है। तो इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये एक आपका एग्रीमेंट होता है जिसको साइन करना होता है। तो उन दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है ना उनको फ्री कर दिया जाता है। इंटरनेशनल फोरम देखेंगे तो दोनों कंट्री जो है वो आपकी काफ़ी इंटरनेशनल फोरम की मेंबर है, जैसे ब्रिक हो गई, IBSA हो गई, IORA हो गई, G20 हो गई। ओके, और ये कॉमनवेल्थ नेशंस के भी मेंबर है। अगर ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो दोनों कंट्री जो है वो अर्ली एग्रीमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करती है और अडॉप्ट करती है, जो भी UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर चलाया जाता है। दूसरी अगर कॉपरेशन देखें तो यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए, और फार्मास्यूटिकल वेलफेयर के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। इंडियन फर्म्स के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में भी कोलैबोरेट किया जाता है और नेवल इंगेजमेंट भी इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलती है। अब क्या क्या कंसर्न है वो देखते हैं। ट्रेड है पहला, जितनी भी टोटल ट्रेड है वो अभी आपको देखने को मिलेगा कि US $15 बिलियन जो डॉलर है उससे आपको 2012 में देखने को मिलेगा कि इतनी हमारी ट्रेड थी साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन दोनों कंट्री जो है अभी प्रमोट कर रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर चाइनीज़ एंगल की बात करें तो चाइना जो है ऑलरेडी यहाँ पे डीपर इनरोड बना चुका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन इंडिया जो है अभी तक कम्पीट नहीं कर पाया है मॉनिटरी टर्म्स के रूप में। यानी चाइना जो है काफ़ी यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स के रूप में हेल्प करता है, यानी पैसे के टर्म में आप देखोगे तो चाइना हर कंटिनेंट में जाकर वो काफ़ी पैसे देकर उस कंटिनेंट को अपने कैप्चर में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया अभी उसको टक्कर नहीं दे पा रही है। मल्टीलैटरल इंगेजमेंट अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है प्रेजेंटली इंगेज है बहुत सारे मल्टीलैटरल लेवल में, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गई, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम डिलीवरी भी देखा जाता है जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रही है। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन नेशन जो है वो अभी भी सेफ फील नहीं कर रहा है और इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, इवन वायलेंस और क्राइम भी देखने को मिलती है। तो फर्दर स्कोप क्या है कॉपरेशन का और किस किस चीज़ में हमें कॉपरेट करना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। कुछ एरिया है जो कि हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए और साउथ अफ्रीका में, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए कुछ एरिया में, जैसे ऑटोमेटिक कंपोनेंट हो गए, टेक्सटाइल हो गई, क्लोथिंग हो गई, इन सारे एरिया में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए हमें, जो हाई अटेंशन है उसको रिसीव करते हुए यहाँ पर अपनी स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे 1 समिट जो है
हर एक साल यहाँ पे एटलीस्ट वो मीट करे, जिससे उनकी प्रोग्रेस और जो भी की इश्यूज़ है उन पे वो एड्रेस कर पाए, जो भी बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल एजेंडा हो। इंडिया को ज़रूरत है कि वो एफर्ट लगाए जिसके थ्रू वो अपनी इंटरेक्शन को इनकरेज कर पाए साउथ अफ्रीकन नेशंस के तहत। और यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका स्ट्रैटेजिक जो डायलॉग है जिसमें इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट हो रही है वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए। जो प्रेजेंट रूट है मल्टीलेटरल इन्वॉल्वमेंट का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे इंडिया के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट निकल कर आनी चाहिए। ओके, ये एक तरीके का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है जो इंडियन डायस्पोरा का देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका में। इंडियन डायस्पोरा कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया से काफ़ी लोग जो है साउथ अफ्रीका में जाकर रहते हैं, वहाँ पे कमाते हैं। ओके, तो काफ़ी इंडियन डायस्पोरा जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है और वेरियस लेवल में आपको इंगेजमेंट देखने का मिलेगा उनका, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इन सारी जगहों पर हमारी इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काम करती है। ओके, तो जो भी साउथ अफ्रीकन डायस्पोरा जो हमारे इंडिया के हैं तो उनके इंटरेस्ट में जो है हमें वहाँ पे काम करना चाहिए और सेफगार्ड उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि उन लोग के साथ कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वायलेंट क्राइम ना हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों को जड़ से हटाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सारी बात रही इंडिया और साउथ अफ्रीका के रिलेशन के बारे में। तो आज मैं लेसन यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं नेक्स्ट लेसन पे सारी जितनी भी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो सारी मैं कल कवर करूँगी। आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।